हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 मैथ की जो क्लास है वो लेकर आए हैं, जो कि हमारी जो है इससे पहले भी क्लास चल रही थी और एक्सरसाइज नंबर 9.2 चल रही थी। और हमारा जो टॉपिक था वो थी सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस, ये टॉपिक चल रहा था। और इससे जो है पहली वीडियो में हमने 17 सवाल पहले कर लिए थे। अब जो है हम 18 सवाल करते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो 18वां क्वेश्चन ये है कि अक्षों के बीच रेखाखंड को हम बिंदु आर एच कोमा के, और फिर यहाँ पर एक कोमा है, फिर लिखा है 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है, तो रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो इस सवाल में जो है हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। और समीकरण, और हमें कोई बिंदु भी नहीं दिया है ना समीकरण दिए है। तो हम जब समीकरण नहीं दी है तो एक समीकरण हम मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे, जब इसका हल करेंगे, जब हम इसका करेंगे तो हम लिखेंगे माना रेखा का समीकरण। हम लिखेंगे माना रेखा का समीकरण। तो इसका जो व्यापक समीकरण था वो उसको हम मान लेंगे। उसका जो मेन व्यापक समीकरण होता है रेखा का वो ये होता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हम लिखेंगे ax प्लस बी वाई और ax प्लस बी वाई वो बराबर सी। ये जो है हमने रेखा का समीकरण जो है मान लिया कि ये जो है हमारा एक रेखा का समीकरण है जो कि हमें ज्ञात करना है। अब इसके लिए जो है, यदि हम बात करें कि एक्स एक्स की जगह कोई बात आती है कि एक्स एक्स पर जो है क्या होता है, बाई का मान 0 होता है। और या अगर हम बात करें कि बाई एक्स पर रेखा का समीकरण क्या होता है, तो बाई एक्स पर एक्स बराबर 0 होता है। तो ये बात हमने आपको पहले ही बताई थी, तो हम उसी का यूज करेंगे। हम लिखेंगे एक्स अक्ष के लिए, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स अक्ष एक्स अक्ष एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए। तो एक्स अक्ष के लिए क्या रहता है भाई, एक्स अक्ष के लिए बाई बराबर 0 होता है। एक्स अक्ष पे क्या होता है, बाई का मान 0 रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब एक्स अक्ष पे बाई का मान 0 होता है तो ये वाला बाई का मान हम इस वाले समीकरण में रखेंगे, ये जो समीकरण हमने मानी है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि भाई ए एक्स प्लस बी वाई और बराबर सी लिखा था। अब यहाँ पर बाई की जगह हम 0 लिखते हैं, तो हमने लिखा ए और एक्स को ऐसे लिख देंगे, बी और गुणा बाई की जगह आ जाएगा 0 बराबर सी। तो ये हो जाएगा ए एक्स बराबर जो आ जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि ये तो बी की 0 से गुणा करें 0 हो जाएगा, ये तो टोटल 0 हो गया। तो ए एक्स बराबर क्या बचा, सी। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि यहाँ से जो है हम एक्स का मान निकाल सकते हैं। अगर बात करें हम कि यहाँ से एक्स का कितना मान आ जाएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा सी बटे ए। तो सी बटे ए जो है हमने एक्स का मान निकाल लिया कि जो हमारा एक्स है वो एक्स का जो मान है वो सी बटे ए है। इस समीकरण के माध्यम से हमने निकाल लिया। और यदि अब हम बात करें इसी प्रकार से, तो देखो जब हमने एक्स का मान निकाल लिया तो हम कहेंगे बिंदु हमारे क्या होंगे, यहाँ से जो बिंदु हमें मिले हैं, यहाँ से मिले हैं, तो बिंदु को हम कैसे लिखते हैं, बिंदु हम लिखते हैं एक्स कोमा वाई लिखते हैं। और एक्स का मान हमें दे रखा सी बटे ए, ये हमें दे रखा अभी निकाला है हमने, तो इसको लिख देंगे सी बटे ए। तो ये एक्स कोमा और बाई का मान कितना है 0, तो यहाँ 0। तो ये हमें बिंदु मिल गया, एक्स का मान जो है सी बटे ए है और बाई का मान 0 ये रहा। तो यहाँ से हमें जो है बिंदु मिल चुके हैं। अब इसी प्रकार से जैसे हमने एक्स एक्स के लिए लिखा है, तो अब हम लिखेंगे बाई एक्स के लिए। तो चलिए करते हैं, देखो इसके तो हम लिखेंगे कि बाई एक्स पे क्या होता है, एक्स का मान 0 होता है। तो आप लिखेंगे बाई अक्ष के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई अक्ष के लिए। तो बाई अक्ष के लिए क्या होता है, बाई अक्ष पे क्या होता है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0 होता है। बाई एक्स पे एक्स बराबर 0 होता है। तो ये वाला मान हम जो व्यापक मेन समीकरण थी उस पर रखते हैं। तो जो समीकरण हमारे पास दे रखी थी वो ए एक्स प्लस के बी वाई वो बराबर सी थी, जिसको हमने माना था एक्स की जगह हमें 0 रखना है। तो हमने लिखा ए गुणा 0 प्लस के बी और बाई और बराबर सी। तो यहाँ से ये पूरा पोर्शन ए गुणा 0 ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो बी बाई आ गया वो सी के बराबर आ गया। अब यहाँ से हम जैसे कि यहाँ से हमने एक्स का मान निकाला, तो यहाँ से हम बाई का मान निकाल सकते हैं। तो बाई बराबर आ जाएगा सी बटे बी।
तो ये y का मान आ गया हमारे पास c बटे b। तो देखो अभी तो हमने यहाँ से y का मान निकाला है, तो y का मान हमारे पास जो है वो c बटे b आ गया है। अब जब y का मान c बटे b आ गया तो यहाँ से हम बिंदु लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे बिंदु, बताओ क्या होगा यहाँ से, तो हमारे जो बिंदु हो जाएंगे, तो बिंदु कैसे लिखते हैं, वो x, y के रूप में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे बिंदु जो हमारे पास होंगे, तो x का मान तो एक तो 0 है, तो हम लिख देंगे 0 और c बटे b। तो c बटे b जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएंगे। तो हमने दो बिंदु अपने निकाल लिए, एक तो 0, c हो गया जो हमने ये x बराबर 0 से निकालना है, और एक ये वाला y बराबर 0 से निकाले, तो एक बिंदु ये मिल गया हमें, एक बिंदु ये मिल गया, दोनों बिंदु हमें मिल गए। अब इस बिंदु को जो है, एक लाइन को हम इसको समझते हैं कि जो है सॉरी, तो हम इसको समझते हैं, देखो आगे अब इसे हल कर लेते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर एक लाइन रही होगी इस टाइप से, देखो यहाँ पर एक लाइन रही होगी, और यहाँ पर जो है ये बिंदु है, और एक बिंदु यहाँ पर है, और देखो यहाँ पर एक बिंदु R दे रखा है, इसका मध्य बिंदु जो दे रखा है, और अनुपात भी दे रखा है 1:2 ये लिख रखा है, देखो 1:2। तो 1:2 मतलब इसको ज़्यादा है, मतलब ऐसे कर लेते हैं यहाँ, इसको जो है 1:2 में ये हो जाएगा आपका, सपोज ये जो हमने यहाँ मान लिया, और यहाँ पर 1 है, जैसे सपोज करो 1 है, इधर 2 है, ये हमने मान लिया कि अनुपात में दे रखा है, तो हम ये मान लेंगे। और इसका मध्य बिंदु में जो बिंदु दे रखा है R, जो मध्य बिंदु में दे रखा है बिंदु R, ये बिंदु R यहाँ पर है, और R के जो निर्देशांक है वो h, k है, ये R के निर्देशांक है यहाँ पर h, k, ये बिंदु R के निर्देशांक दे रखा है, जो कि सवाल में अनुपात 1:2, तो 1:1 यहाँ से यहाँ तक, और 2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 है, ऐसे हमने मान लिया। अब हम जब ये हाई स्कूल में देखो सवाल करते थे कि विभाजन सूत्र से, तो इसको जो है हम m1 बोलते थे, इस वाले पोर्शन को, इधर वाले पोर्शन को m2 बोलते थे, तो इधर वाला पोर्शन m1 आ गया, इधर का m2 आ गया। तो ये भी एक जो हमारा अंतर विभाजन में सूत्र होता था, तो वहां से m1 का मतलब यहाँ पर 1 से है, m2 का मतलब यहाँ पर 2 से है, तो m1 का मान 1, m2 का मान 2 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन से बिंदु रहे होंगे, तो सपोज करो इसको हमने, देखो P और Q मान लो, या A और B मान लो, हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। सपोज करो हमने इसको P लिखा, क्योंकि देखो P है, ये Q है, और ये बिंदु R है। अच्छा ये P है, तो इसके निर्देशांक भी रहे होंगे, तो P के निर्देशांक हमने मान लिया कि ये जो शुरू में हमने बिंदु लिखे थे ये P के निर्देशांक है, जो कि C बटे कितना लिखा हुआ है भाई, C बटे A लिखा हुआ है, (0), C बटे A, 0 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से ये जो बिंदु Q है, उसके निर्देशांक, तो Q के मतलब B वाले मान लेते हैं, B वाले लिखे हुए हैं जो हमने निकाले थे, तो वो कितने हैं, वो है 0, और C बटे B। ये जो है हमने मान ली कि भाई ये जो है हमारे पास P के हैं, और ये वाले निर्देशांक Q के हैं। तो ये हमने इस प्रकार से मान लिया, हमारे पास ये जो है हमारे पास बिंदु प्राप्त हो गए। हमें यहाँ से अनुपात हमने निकाल दिया, एक रेखा लाइन तो हमने दिखा दिया, अनुपात भी हमने दिखा दिया यहाँ से। तो अब क्या करेंगे, हम विभाजन सूत्र से इस सवाल को आगे हल करेंगे। अब मान लिया देखो ये जो बिंदु है इसको मान लिया हमने x1, ये हमारा y1, इसको मान लिया x2, और ये हो गया y2। बस अब यहाँ पर हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से, यहाँ पर हम करते हैं विभाजन सूत्र से हम इस सवाल को आगे हल करते हैं, विभाजन सूत्र से। और विभाजन सूत्र क्या था, देखो विभाजन सूत्र क्या होता था, देखो अंत्य विभाजन होता था, एक बाह्य विभाजन होता था। तो यहाँ पर अंत्य विभाजन की बात चल रही है, तो यहाँ पर जो है हमारा प्लस का चिन्ह आ जाएगा। और सूत्र क्या होता था अंत्य विभाजन का, कि भाई जैसे कि यहाँ h, k लिखा, बिंदु R ये वाला लिखते थे ना, यहाँ x, y लिखते थे जब हम, तो यहाँ पर h, k लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे h, k बराबर इसके, क्योंकि हमने निशान निकाले h, k बराबर। तो पहले हम सूत्र लिख देते हैं कि विभाजन सूत्र से जो है इसका सूत्र क्या होगा। तो सूत्र हमारे पास ये हो जाएगा कि m1x, देखो यहाँ पर हो जाएगा m1x2 हो जाएगा, m1x2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा m2, अगर m2 आएगा तो x1 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। तो ये हमारा सूत्र होता था। अब जैसे हमने यहाँ पर m1x2 के लिए लिखा है, अब हम y के लिए भी लिख लेंगे इसी प्रकार से। तो y के लिए अगर हम बात करें तो कोमा लगाकर यहाँ पर y के लिए लिखते हैं डायरेक्ट, तो हमने लिखा m1y2 प्लस m, यहाँ पर आ जाएगा m2 और y1, और बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2, बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो दोनों सूत्र हो गए और इनके मान हमें पता है, देखो अब यहाँ से इसकी वैल्यू इसमें रख लेंगे।
तो एच कोमा के जो है बराबर हम ये कह सकते हैं कि एच कोमा के बराबर जो आएगी, देखो m1 का मान देखते हैं भाई। m1 का मान देखो 1 और m2 का मान 2, तो अनुपात में ये तो अनुपात दे रखा है, तो m1 की जगह हमने लिखा 1, गुणा का निशान लगा दो चाहे तो। अब x2 देख लो भाई, x2 का मान देखो यहाँ पर लिखा है 0, तो यहाँ पर हमने 0 लिख लिया, प्लस का चिन्ह लगाया। m2 और m2 देखते हैं अब, और m2 देखो यहाँ पर m2 का मान यहाँ पर 2 है और m1 का मान 1 था, तो m2 का मान है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम लिख दिया 2 मल्टीप्लाई x1, और x1 का मान कितना है c बटे a, यहाँ पर लिख दिया हमने c बटे a, और बटे में कितना आ जाएगा देखो m1 प्लस m2, मतलब 1 प्लस 2, यो m1 है यो m2 दोनों जोड़ दिया। अब इसी प्रकार से इसका मान इधर रखते हैं, देखो m1 पहले देखेंगे m1 कितना है भाई, तो m1 का जो मान हमें दिया है वो है 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 गुणा y2, देखो y2 कितना है c बटे b है, तो हमने लिख दिया भाई y2 जो है c बटे b है, तो c बटे b हमने लिख दिया यहाँ पर। और फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस m2, और m2 का मान दे रखा है 2, और गुणा और y1, और y1 का जो मान है वो 0 है, देखो ये रहेगा 0, y1 का मान 0, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। अब इसके बाद हमने 1 प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको आगे हल करते हैं आगे, तो यहाँ से जब हम इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि देखो भाई h कोमा जो k है, h कोमा k बराबर हो जाएगा कितना होगा, देखो समझो 1 की 0 से गुणा करें 0 हो गया भाई, 2 की c से करें तो ये हो जाएगा 2c बटे a, और बटे में आ जाएगा 3 तो इसके बटे में आएगा ना, है ना, यहाँ पर इसके बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये यहाँ पर हो जाएगा c बटे b, और 2 और 1 3, ये हो गया 0, तो इसके बटे में 3 आ गया, तो 3 तो दोनों के बटे में रहेगा, 3 तो दोनों के बटे में ही रहेगा। जब 3 दोनों के बटे में रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई कि h कोमा k बराबर, देखो भाई क्योंकि बटे में जो है नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा होती है, तो इसकी जो है इससे गुणा हो जाएगी आपस में, मतलब हम लिख सकते हैं 2c बटे 3a और c बटे 3b, ये वैल्यू मिली हमारे पास h कोमा k का जो है मान आ गया, ये आ गया c बटे 3 भी आ गया और 2c बटे 3 है, देखो 2c बटे 3 आ गया और c बटे 3 भी आ गया, तो क्योंकि इसकी हमने इससे गुणा कर दी, इसकी हमने इससे गुणा कर दी, तो ये यहाँ पर 3 की b से गुणा हो जाएगी, यहाँ 3 की a से गुणा हो जाएगी, तो ये जो है हमारे h कोमा k के निर्देशांक आ गए। यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अगर हम बात करें कि देखो ये वाला जो मान है, ये जो पहला वाला मान दे रखा है, ये वाला मान किसको डिनोट करता है, इस वाले को, और ये वाला मान किसको डिनोट करता है, इसको डिनोट करता है, मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो 2c बटे 3a बराबर किसके है, या ऐसे कर लो h बराबर कर लेते हैं, चलो हमने लिखा h बराबर हम क्या लिख सकते हैं भाई, h बराबर 2c बटे 3a आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि c बटे a का मान निकाल लेते हैं तो कितना आता है, अगर हम c बटे a का अगर मान रखें या a बटे c का मान निकाल लो, तो देखो हम अगर इसकी इधर गुणा कर दें, इसकी यदि हम इधर गुणा कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा h और a बराबर आ जाएगा 2c, और यहाँ से अगर हम बात करें a बटे c की अगर बात करें तो a बटे c का मान कितना आ जाएगा 2 बटे 3h, ये 2 बटे 3h जो मान हमने लिखा है वो a बटे c का मान लिखा हमने, तो a बटे c का जो मान आ गया 2 बटे 3h आ गया, 2 बटे 3h, ये हमारे पास a बटे c का मान आ गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर एक मान को निकाल दो, एक मान कौन सा, मतलब ये k वाला मान निकाल दो, तो हम ये कह सकते हैं जो k बराबर यहाँ से होगा, जो k बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, देखो बात करें k की तो k बराबर जो हो जाएगा हमारे पास, k बराबर हो जाएगा, देखो ये k बराबर इसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा c बटे 3b के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यदि हम इसकी, है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसके बटे 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3kb वो बराबर आ जाएगा c, तो यहाँ से हम मान क्या निकाल सकते हैं, हम मान निकाल सकते हैं यहाँ से b बटे c का मान निकाल सकते हैं, तो जब b बटे c का मान निकालेंगे c इधर लिखा है तो इधर 1 बचेगा, तो 1/2k बचेगा, सॉरी 3k 1/3k, तो 1/3k जो हमने वो b बटे c का मान हमने निकाल लिया,
तो दो मान हमारे पास आ गए। एक तो हमने यहाँ से मान निकाला है ए बटे सी का, और दूसरा हमने मान निकालना है बी बटे सी का। ये दो मान हमने निकाल लिए कि भाई बी बटे सी का मान जो है हमारे पास वो 1/3 के है, और जो दूसरा मान है हमारा ए बटे सी। तो ए बटे जो सी मान है, ए बटे सी जो किसके बराबर है, वो 2/3h के बराबर है। तो ये हमने दो वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, जो रेखा का समीकरण हमने माना था, जो भी हमारे पास रेखा का समीकरण था जो हमने माना था, उस रेखा के समीकरण को हम देखो लिखते हैं। अब देखो इसको हम थोड़ा सा इधर को एडजस्ट कर देते हैं, इस टाइप से हम इसको कर रहे हैं। थोड़ा सा जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, तो इसको करते हैं, देखो प्रयास करते हैं यहाँ पर ये सवाल यहीं पर आ जाए। तो देखो भाई हल करते हैं इसको। तो जो समीकरण हमने माने थे समीकरण को लिखते हैं। हमारे पास जो समीकरण थी वो थी ax प्लस by और ax प्लस by बराबर c। ये हमारे पास समीकरण थी। चलो भाई ये हमने समीकरण मानी थी। अब देखो हमारे पास जो मान दे रखे हैं, जो हमने माना है, तो हम क्या भी लिख सकते हैं, c देखो यहाँ पर है, तो इसको एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पर जो c लिखा है ना, इस c को हम इधर ले आओ। अगर इस c को इधर ले आते हैं बटे में, तो दोनों के बटे में आएगा। देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a बटे सी का मान हमने निकाल रखा है, b बटे सी का मान निकाला, तो c को हम इधर ले आते हैं, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट तो मान हमारे पास है नहीं है कि भाई a का मान कितना है, b का मान कितना है। लेकिन हम ये देखते हैं यदि हम c को इधर ले आते हैं तो a बटे सी बन जाएगा हमारा, और a बटे सी का मान हमें दे रखा है, तो मान उसमें हम पुट कर सकते हैं, एक समीकरण हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करें, ये वाला c हम इधर लेकर आ रहे हैं, तो इस c की इधर भी भाग हो जाएगी, c की इधर भी भाग हो जाएगी, दोनों जगह भाग हो जाएगी। तो हमने लिखा कि ax बटे सी प्लस हमने लिखा b बाई और बटे सी, और इधर बचेगा 1। अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, देखो ax है ना, इनका मान हमें पता है दोनों का, ax ना a बटे सी और प्लस b बटे सी का मान हमें पता है। देखो हमें पता है a बटे सी का मान नहीं पता है, b बटे सी का मान नहीं पता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई कि a बटे सी तथा b बटे सी का मान रखने पर, ये मान लो ये लिखे होते, तो यहाँ पर लिखेंगे a बटे सी तथा b बटे सी तथा b बटे सी का मान रखने पर। ये हमने लाइन लिख ली हुई, इनके मान जो है हम रखेंगे अब रखने पर। तो जो a बटे सी का मान ये रखा, तो यहाँ से हम लिखेंगे a बटे सी का मान कितना है, a बटे सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a बटे सी की जगह हम लिख सकते हैं 2/3h। तो हमने लिखा 2x बटे 3h आ गया, और प्लस है तो प्लस लगा दो, और b बटे सी, तो b बटे सी का मान 1/3 के है, तो यहाँ पर लिखा है बाई, तो हम लिखेंगे 1/3 के, और यहाँ पर कितना है बाई, और बराबर जो है हमारे पास 1 चल गया है। बस यहाँ से अगर हम कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लेते हैं भाई। देखो यहाँ से जो है हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर देखो हम कॉमन ले सकते हैं 3h और k। 3h के हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, मतलब कॉमन का नाम है, सॉरी, हम कॉमन एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से दोनों को, 3h के। तो 3h के अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, देखो 3h लिखा, तो ये जो k बचेगा हमारे पास यहाँ से, तो 2kx प्लस, इसी प्रकार से यहाँ पर 3 और k लिखा तो h बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा h और y, वो बराबर जो हमारे पास 1 है, और 1 की इधर गुणा कर, मतलब इस 1 की जो है 3h के हम गुणा कर देंगे, इधर भाग में जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम इसकी कर देते हैं गुणा। चलो इस सवाल को हम क्या करते हैं, देखो थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज पड़ रही है, तो इस सवाल को हम कहाँ को एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ को एडजस्ट कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इस सवाल को जो है अब यहाँ पर जो ये सवाल दे रखा है, इस सवाल को हम यहाँ को एडजस्ट करने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं इधर को। तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस सवाल को, जैसे कि हमारे पास लिखा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो है 3h की इधर गुणा हो जाएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 2hx प्लस h बाई वो बराबर हो जाएगा 3h के। ये हो जाएगा हमारे पास, मतलब 2kx प्लस h बाई बराबर 3h और k। ये हमारे पास समीकरण बन जाएगा। बस ये तो समीकरण जो निकालना था मैं, उस समीकरण में निकाल दें, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं क्योंकि अब तो ये हमारा आंसर आ ही गया। डायरेक्ट हमें ये बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना था, इसकी हमें इधर गुणा कर देनी है, इधर ये भाग में है तो 2k x प्लस h बाई वो बराबर मिलेगा हमारे पास 3hk भाई इधर गुणा होगी। और ये हम एक समीकरण, जो समीकरण हमने लेकर चले थे जिसको हमने माना था, तो ये समीकरण हमारी अब ये समीकरण बनी और हमें सवाल में समीकरण ही तो निकालनी थी। देखो रेखा का समीकरण याद की थी, तो ये हमारा रेखा का समीकरण आ गया। यहाँ तक हमारा जो है ये आंसर आ चुका है। तो देखो भाई थोड़ा सा जगह की थोड़ी शॉर्टेज थी, तो थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लेना। ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो देखो हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 18 पूरा हो चुका था, जो कि एक काफी बड़ा क्वेश्चन था। देखो अब क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारी, ये जो है एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो 9.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक, जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उस न्यू एनसीईआरटी बुक के जो है हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2। और इस एक्सरसाइज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 19वां सवाल है। और 19वां सवाल ये है कि रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए हमें एक संकल्पना का जो है सिर्फ प्रयोग करना है कि रेखा की जो है समीकरण है, और सिद्ध करना है कि तीन बिंदु जो है 1, 2 और 3, ये तीन बिंदु सरेख हैं। तो सरेख है ये बिंदु 3, उसको जो है हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखो स्टार्ट करते हैं हम। देखो यहाँ पर जो है हमारे पास रेखा है, एक लाइन है, मतलब इस टाइप से कोई लाइन हमने मान ली, और यहाँ पर जो है देखो ये बिंदु दे दिए हमने, जैसे कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ पर, ये हमारे तीन बिंदु दे दिए। और जो भी देखो सवाल में दिए हुए हैं तो वे बिंदु हम लिख लेते हैं। देखो पहला बिंदु क्या दे रखा है, पहले बिंदु को चाहे तो ABC मान लो, PQR मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं। तो जैसे कि हमने इसको A मान दिया, इसको B नाम दे दिया और इसको C नाम दे दिया। अच्छा इसके निर्देशांक जो दे रखे हैं 3,0 दे रखे हैं। बी के जो निर्देशांक -2, -2, -2, और सी के निर्देशांक 8,2, ये हमें ABC के जो है निर्देशांक कोऑर्डिनेट में दे रखे हैं। ये एक रेखा है, बस इसको जो है एक कल्पना हमें करनी है कि इस टाइप की कोई रेखा है, इसकी जो है संकल्पना का प्रयोग करके। अब देखो पहले समीकरण का भी जिक्र हुआ है इसमें कि रेखा के समीकरण, तो समीकरण का तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस सवाल में कहा है कि रेखा के समीकरण का जो है आपको क्या करना है, उसका प्रयोग करना है, उसकी संकल्पना का। तो कैसे करेंगे देखो हम समझेंगे इस चीज को। देखो जो है यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु है, वो जो है पूरी एक लाइन है और दो बिंदु हमारे पास देखो यहाँ पर 1, 2, 3 बिंदु, लेकिन हम जो है क्योंकि इसका प्रयोग करना है समीकरण का हमें, तो बिंदु ए और बिंदु बी, तो एक बिंदु मतलब एक ही लाइन में दो बिंदु तो आ रहे हैं ना, ए और बी, तो ए और बी ये दो बिंदु है, और ए और बी दो बिंदु से हम एक रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इसका हमें सूत्र भी पता है। तो हम यही करने वाले हैं। पहले हम रेखा मतलब बिंदु ए बी है ना, बिंदु ए बी के लिए जो है रेखा का समीकरण हम ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ ए बी का, लिखेंगे कि ए बी का समीकरण हल जब हम लिखेंगे, हम लिखेंगे रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। और रेखा का समीकरण किस किस के लिए, बिंदु ए और बी के लिए। तो हम लिख लेते हैं रेखा का समीकरण तो हमें निकालना है बिंदु ए बी के लिए है ना, रेखा का समीकरण है ना, या बिंदु ए बी के लिए रेखा का समीकरण ऐसे लिखते हैं। हमने लिखा बिंदु ए बी के लिए रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण। देखो रेखा का समीकरण क्या होगा, रेखा का समीकरण का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि y माइनस वाई वन बराबर क्या होता था भाई, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, या फिर m, और m तो दिया नहीं इसमें, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम यहाँ पर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और यहाँ लिख देते हैं x माइनस x1। ये हमारे पास जो है दो बिंदु की जो है रेखा का समीकरण हुआ करता है। दो बिंदु हमें ए बी का जिक्र हुआ, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट लिखे हैं, इसको हमने मान लिया x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2। इन दो बिंदु से हमें एक रेखा का समीकरण प्राप्त होगा, उसको हम जो है लिखते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हम आगे मान रखते हैं इसमें, तो y माइनस y1। अब देखो y1 का जो मान दिया है वो 0 दिया है, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, बराबर का चिन्ह y2, और y2 का जो मान दे रखा है वो -2 दे रखा है, तो हमने लिखा -2, और y1 0 है, तो यहाँ 0 बटे x2, और x2 का जो मान है -2 है, और माइनस x1, और x1 का मान 3 है, यहाँ पर 3 लिख दिया, और x माइनस x1, और x1 का मान फिर दोबारा से
3 है, यहाँ पर 3 लिख दिया हमने। तो हम लिखेंगे y बराबर -2/-5, दोनों जोड़ देंगे चिन्ह माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा x -3। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला माइनस तो माइनस कट जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, 2 के अंदर गुणा कर सकते हैं और इस 5 के इधर गुणा कर सकते हैं। मतलब 2 की तो हमने अंदर गुणा कर दी और इस 5 को हमने इधर भेज दिया गुणा में, तो ये हो जाएगा 5y, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कि 5y हो जाएगा बराबर 2x हो जाएगा, और 2 3 6 माइनस के 6 हो जाएगा। तो एक हमारी जो है समीकरण बन गई। अब इस जो है समीकरण को हम सही करके लिख देते हैं। हम क्या सोच रहे थे कि ये जो है, हम क्या सोच रहे थे कि ये जो y है, इस 5y को तो हम ले आते हैं इधर और इस 6 को भेज देते हैं इधर, तो ये 6 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये 5y इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x माइनस के 5y वो बराबर 6। तो ये जो है हमारे पास एक रेखा का समीकरण आ गया। तो एक अभी तक तो हमने अभी एक रेखा का समीकरण याद करा है, तो समीकरण मिल गया, लेकिन यहाँ पर तो बिंदु एक और दिया है। अगर ये रेखा का समीकरण है और सवाल में कहा कि ये बिंदु यदि सरेख है, तो रेखा का जो समीकरण हमारे पास आया है x और y का मान, तो ये x और y का मान है ना, इस वाले मान को संतुष्ट करेगा। अगर संतुष्ट करता है तो ये बिंदु सरेख है, ये वाले बिंदु सरेख है। 8,2 8,2 इसको x मान लो, इसको y मान लो। 8,2 जो बिंदु है, यदि ये बिंदु सरेख है ना, ये जो है तीनों बिंदु सरेख है, सवाल में कहा सिद्ध करके दिखाना है। तो यदि ये बिंदु सरेख है 8,2, तो इसमें मान रखने पर ये संतुष्ट करेगा इस समीकरण को। कैसे करेगा देखो, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको। देखो हम ये लिख सकते हैं, यदि यदि बिंदु यदि यदि बिंदु देखो, बिंदु जो हमारे पास दे रखे हैं 8,2 दे रखे हैं। यदि बिंदु 8,2 और अच्छा इसको समीकरण मान लेते हैं एक, चाहे तो है ना, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, जरा अच्छा लगेगा। हमने इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। यदि बिंदु 8,2 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगी या करता है, तो है ना, समीकरण यहाँ लिखते हैं, समीकरण समीकरण एक को संतुष्ट करता है, तो है ना, संतुष्ट करता है, तो है ना, यदि बिंदु 8,2 समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे, ऐसे लिखो, करेंगे, संतुष्ट है ना, करेंगे तो यह क्या होंगे भाई, यह बिंदु क्या होंगे, सरेख होंगे। तो यह क्या होंगे, बिंदु सरेख होंगे। तो ये रेखा क्या होगी, सरेख होगी, ये बिंदु तो ये सरेख होंगे। लिख दो, बिंदु 8,2 समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे, तो के बाद हम लिखेंगे तो यह है ना, तो यह जो है, ये जो समीकरण है या ये जो लाइन है हमारी, है ना, इसके जो बिंदु है, तो यह सरेख होंगे, ये सरेख है ना, ये सरेख होंगे, ये सरेख होंगे, ये जो है सरेख होंगे। सरेख कैसे लिखा जाएगा भाई, सरेख, चलो सरेख होंगे, ये लिखते हैं, चलो सरेख होंगे। अब इसका मान रखते हैं, देखो इसमें सरेख होंगे, कैसे होंगे, मान रखते हैं। देखो यह सरेख होंगे या होगी, ये बिंदु जो है ये, अच्छा ये समीकरण सरेख होगी ऐसे लिखते हैं ना, समीकरण है ना ये। देखो बिंदु 8,2 समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे, तो यह समीकरण, तो यह सरेख होगी, तो यह समीकरण सरेख होगी ऐसे लिखते हैं। यह समीकरण सरेख होगी ऐसे लिखते हैं आप, ठीक है। जो लैंग्वेज थी थोड़ा सा होगी, यहाँ लिख देते हैं होगी। अब कैसे होगी देखो भी, अब ये वाले मान हम रखते हैं इस समीकरण में। जो समीकरण हमें दे रखी है, समीकरण क्या दे रखी है भाई, 2x माइनस के 5y, ये समीकरण है हमारे पास, बराबर 6। तो बराबर 6 तो दे रखी है, लेकिन अब ये वाला मान रखो ना, अब इसमें x और y का मान रखते हैं। तो समीकरण में जो है x, इसको देखो, ये जो है इसको, ये x है हमारा और ये y है, यो x है यो y है, तो इसमें मान रखो, देखो कितना आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास बराबर 2 गुणा x की जगह कितना आ जाएगा भाई 8, माइनस के 5 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और माइनस के 5 दूनी 10,
तो 16 में से 5 घटाएंगे तो 6 बचेगा। देखो यहाँ भी 6 मिल गया है और यहाँ पर भी समीकरण में बराबर 6 मिल गया और यहाँ पर भी 6 मिल गया। तो ये संतुष्ट कर रही है ना, सरेख है ये, समझे ना। हम ये कह सकते हैं अतः यह सरेख है, अतः यह समीकरण क्या है, सरेख है, अतः यह समीकरण सरेख है। तो ये जो है हमारा सिद्ध हो गया कि भाई ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है, ये सरेख हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। 19वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन का सवाल था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।